ओके फाइन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था रिवीजन में? इसको जरा पढ़िए तो। आजम आजम हुसैन, यस सर। ये पढ़ो यहाँ से यहाँ तक। आजम हुसैन पढ़िए, हम लोग पढ़ सकते हैं ना? यस सर, पढ़ते हैं। पढ़ो। द कन्वेंशनल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। The conventional definition of management is getting work done through people, but real थ्रू पीपल। through people, but real management is developing people through work. हाँ, ये Management has आगा हसन, एक मिनट को। आगा हसन अबेदी साहब ने ये डेफिनेशन दिया था, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब समझाओ। रिवीजन का मतलब है, मतलब समझाओगे ना हमको? yes sir. हाँ, और तुम्हारे हम नाम भी है, बताओ। ये रॉली शर्मा, राइट? 66। बाबू जरा आप बताओ तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ? ये डेफिनेशन सबसे पहले बुक में सबसे पहला डेफिनेशन यही दिया हुआ है। अगर ये समझ में आ गया, पूरा मैनेजमेंट समझ में आ जाएगा। मतलब बता दीजिए बस। रॉली शर्मा बोलिए। मुकुल मेहता, मुकुल मेहता बताओ। द कन्वेंशन डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट इज गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल। ये पुराना डेफिनेशन है। कन्वेंशन मतलब पुराना। तुम्हारा लुक जो है ना पुराना है, यहाँ पर नहीं है कन्वेंशनल। बट रियल मैनेजमेंट इज डेवलपिंग पीपल थ्रू वर्क। ये बताइए। तुम सिंपल सी बात लिखिए बाबू, हम लोग बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? मुकुल, यस सर। नहीं लाना पड़ता है यार, अब दम क्लास में। इसको बताओ ना डिफरेंस, पहला लाइन का मतलब। मंजीत, मुकुल इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है यार? इसमें क्या प्रॉब्लम है पहला लाइन समझाने में? मतलब ये भी सर हम लोग। अब मैनेजमेंट को सर मतलब सभी को अपने काम के हिसाब से अब मतलब जॉब मिलती है। जो जिस फील्ड में मतलब अच्छा होता है उसको उसी तरह दिया जाता है। यार जैसे थोड़ा मतलब कोशिश करो ना यार, इसमें जो लिखा हुआ जैसे इसको थोड़ा मतलब समझ में आता है ना इंग्लिश? ना पूछ रहे हैं, इंग्लिश लिखा हुआ समझ में आता है ना? यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? द कन्वेंशनल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट इज गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल। इसका मतलब क्या हुआ? आदमी के द्वारा काम करवाना, यही डेफिनेशन है मैनेजमेंट का पुराना वाला। यस सर। ये हम लोग क्यों नहीं बोल पा रहे हैं भाई? सर मैं बोलूं? हाँ बोलो बाबू। सर इसका मतलब है कि जो ओल्डर डेफिनेशन था मैनेजमेंट का, उसका मतलब था कि लोगों के द्वारा काम को बस कंप्लीट करवाना। लेकिन जो इसका रियल डेफिनेशन है, उसका मतलब है कि काम के साथ साथ ट्रेनिंग भी देना। हाँ, ये बात हम लोग क्यों नहीं बोल पा रहे थे? ये अक्सर हम नोटिस करते हैं, तो छोटी सी चीज पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर बोल नहीं पाते हम लोग। इस तरह से नहीं करो। चलिए और भी डेफिनेशन, ठीक है। इसको अब इसको पढ़िए, तुम पढ़ो बाबू जिसने बोला अभी। सेकंड पैराग्राफ पढ़िए। Management has developed and grown in leaps and bounds from a nearly insignificant topic in the previous centuries to one of the integral ones of our age and economy. Management has evolved into a इवॉल्व्ड powerful invo- इवॉल्व्ड हाँ। evolved into a powerful and innovative force
on which our society depends for material support and national well-being. The private between the पीरियड period between 1700 and 1850 is highlighted by the Industrial Revolution and the writings of the classical economists. अच्छा, अब ये पहला पैराग्राफ हमने इसलिए पढ़ाया, ये बात सब लोग याद रखिएगा। 1700 से 1850 ये लिखा हुआ सबको दिख रहा है? ये 1700 से 1850 लिखा हुआ सबको दिख रहा है? Yes, sir. याद रहेगा? याद रहेगा? Yes, sir. सारा मैनेजमेंट इवॉल्व यहीं पर से हो रहा है। 1700 में इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योगीकरण, इसकी शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, मनोजीत कैमरा ऑफ, ये म्यूट करो यार। तो जितना भी जो डेफिनेशन है, जितना भी जो लोग जिनके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, हेनरी फ्यूल हो गए, सब पहले भी बोला होगा, वो सब इसी टाइम में होंगे, है ना। हेनरी फ्यूल है, आपका ये क्या नाम है, फ्रेडरिक टेलर है, मैक्स वेबर है, सबका ईयर ऑफ बर्थ चला, ये बोला था ना 1750 से 1850 से ऑनवर्ड्स एंड ऑल। खैर, तो जो भी ना उस टाइम में उद्योगीकरण हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, तो जो भी काम हो रहा है, अब इस बात को समझिएगा, कोशिश कीजिएगा समझने की, कि जो भी काम हो रहा है तो रिसोर्स से काम होता है ना, रॉ मटेरियल, आदमी, पैसा, यही होता है ना। हम आपको मकान बनाना है तो ईंटा बालू गिट्टी दिया, उसके बाद आदमी दिया, मजदूर दिया और पैसा दिया, इसी तीनों का समीकरण से ना मकान बनता है। तो बहुत सारे उसी समीकरण से, जो फिजिकल, ह्यूमन और कैपिटल रिसोर्सेज है, उसी से काम हो रहा था। लेकिन जो काम हो रहा था उसमें बहुत सारी त्रुटियां थी, कमी थी, जिसको इन सारे लोगों ने, मतलब कि फ्रेडरिक टेलर साहब ने, मैक्स वेबर ने, और भी जितने थ्योरी जिनके बारे में पढ़ना है, इन लोगों ने उन चीजों को देखा, ऑब्जर्व किया, और फिर उन्होंने ये एक थ्योरी दी। थ्योरी एक्चुअली इसलिए दी कि काम का समीकरण ठीक से नहीं हो रहा था, चीज बर्बाद भी हो रही थी, और काम को बेहतर करना था, ठीक, उसीलिए उन्होंने वो अपनी अपनी बात बोली। तब हेनरी फ्यूल साहब का जो 14 प्रिंसिपल है, उसको आप देख लीजिए कि उसमें 14 सिद्धांत है। उसको जब तक उस सिद्धांत पे काम नहीं करेंगे, ठीक है, आपका काम बेहतर हो ही नहीं सकता है। तो अब ये बात आती है कि जो 14 सिद्धांत उन्होंने दिया, ठीक है, रिंग कैमरा ऑन कीजिए। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. तो क्या बोल रहे थे कि जो 14 सिद्धांत उन्होंने दिया, ठीक है, तो वो दिया कि भाई काम को और बेहतर तरीके से हो। इसका मतलब ये लॉजिक है ना राजू कुमार, कि जो काम हो रहा था उससे पहले, थ्योरी देने से पहले, वो जो काम हो रहा था वो उस तरह से नहीं हो रहा था। अगर उस तरह से होता तो फिर थ्योरी नहीं ना आता। ये बात समझ में आई? ये देखिए, यस सर। 14 प्रिंसिपल, 14 प्रिंसिपल पढ़ना आपका काम, हम लॉजिक बता दे रहे हैं क्यों है। तो इसका मतलब 14 जो सिद्धांत है, ठीक है, 13 लिख 14, ठीक है, इसका मतलब पहले नहीं काम हो रहा था। ये इनिशिएटिव लिखा हुआ है, इनिशिएटिव मतलब शुरुआत करना, इसका मतलब पहले कोई शुरुआत नहीं करता होगा, ठीक है ना। रेमुनरेशन लिखा हुआ है, रेमुनरेशन का मतलब रेमुनरेशन शुड बी फेयर एंड सेटिस्फैक्टरी टू बोथ एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर। जो भी काम कर रहे हैं, तो खाली अगर मालिक कमाया, मजदूर नहीं कमाए, ठीक है, मजदूर को कमाई नहीं हो रहा, बहुत कम पैसा दे करके छोड़ो हटाओ, तो ऐसे तो नहीं, ये तो बहुत गड़बड़ बात है, ठीक है। और वाइस वर्सा, अगर जो भी मालिक कमा रहा है वो सारा पैसा मजदूर में बांट ले और मालिक को नहीं हो, तो ऐसा भी नहीं चलेगा। इसका मतलब पहले ये समीकरण ठीक नहीं चल रहा था। ये लॉजिक समझ में आ रहा है ना? ये लॉजिक समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, कोई भी चीज अगर वो इसमें आई है अस्तित्व में, तो वो इसलिए आई, इसका मतलब कि उसकी जरूरत थी, क्यों जरूरत थी, तो पहले नहीं हो रहा था, बस यही बात। क्लियर हुआ 14 प्रिंसिपल? ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट क्या कहता है भाई? ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट क्या कहता है, जरा पढ़िए तो ये निधि कुमारी पढ़िए, इसको आप लोग पढ़िएगा। 14 प्रिंसिपल एकदम सिंपल है, डिवीजन ऑफ वर्क के सब सारा सिद्धांत दिया है हेनरी फ्यूल साहब ने, ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक को पढ़िए, निधि कुमारी। Teamwork use
tell हैं? for the success of an originals. कहाँ पे पढ़ रहे हो? हेलो। अकॉर्डिंग टू जर्मन साइंटिस्ट मैक्स वेबर। एक मिनट रुको होल्ड। मंजीत सिंह 73 नंबर मंजीत यस सिंह सर। पढ़ो तो जी। मंजीत ठीक से पढ़ना, समझे ना? तुमको बोल रहे पढ़ने की प्रैक्टिस करो एकदम ठीक से, साफ साफ उच्चारण भी साफ। According to German scientist Max Weber, a वेबर कहाँ पे लिखा हुआ भाई? वेबर तो लिखा हुआ, वेबर वेबर मंजीत Weber, वेबर। हाँ Weber, a bureaucracy is a highly structured, formalized, and एक मिनट रुको। तुम लोग आपस में डिस्कस करते हो? जैसे मतलब मुकुल, तुमको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो तुमने अपने किसी दोस्त को फोन करके पूछा था ये टॉपिक कैसे होगा, क्या होगा? आपस में बात करते हो तुम लोग? यस सर, जब नहीं कुछ समझ में आती है तो एक दूसरे से पूछते हैं। एक दूसरे से पूछते हैं, ठीक है। जैसा मंजीत से पूछे, मंजीत से भी पूछना। कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया तो मंजीत से ही पूछा, हमको समझाओ, ठीक है? मंजीत से ठीक है सर। पक्का। 3-4 जो है आपस में बाबू तुम लोग ये करो। सर अब बस रिवीजन कर देते हैं हम, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट क्या कहता है। ये कोई बता सकता है? ये मुकुल बताओ, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट क्या कहता है? यहाँ पे 4 बातें लिखी हुई है, ये 4 बातें लिखी हुई है ना? इसको पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है, क्या नाम है ये? नेहा कुमारी। हाँ पढ़ो तो बाबू, ये 4 क्या लिखा हुआ है? So, specialization of labor, ठीक है, formal rules and regulation, well-defined hierarchy, and impersonally in application of rules. क्या मतलब हुआ बाबू? स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर का क्या मतलब हुआ? सर जो हमारा लेबर होता है सर, उसको स्पेशलाइज्ड होना चाहिए। मतलब अगर हम जैसे यहाँ सीमेज कॉलेज में किसी को रिक्रूट करना है कि पढ़ाने के लिए तुम लोगों को, तो उसके पास वो स्पोर्ट्स का डिग्री लेकर गया तो पढ़ा लेगा? नो सर। जिस काम के लिए हायर किया जाए उसको। स्पेशलाइज का मतलब हो गया कि भाई वो उसके लिए प्रॉपर डिग्री होना चाहिए, उसके पास वो Yes. हुनर होना चाहिए। हाँ अब ये बात आई स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, इसका मतलब है कि पहले उस टाइम स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर नहीं हो रहा था। ये लॉजिक बनता है ना, तभी ना ये बात आई। तभी ना थ्योरी आया कि स्पेशल ऑफ लेबर की ये काम बेहतर होगा। फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन, इसका मतलब है कि एक कानून होना चाहिए। सतीश राम, क्योंकि सतीश राम को देख करके, ठीक है ना, वो मैक्स वेबर साहब मतलब पिछले जन्म में सतीश राम जो काम कर रहा था बगैर कानून के ही काम कर रहा होगा। तभी ना ये बात आई कि भाई कानून से काम करो, नियम से काम करो। इसका मतलब नियम से काम नहीं हो रहा था। ये लॉजिक क्लियर हो रहा है कि नहीं? मतलब ये क्या है, ये तो एक्सप्लेन करना आसान है, ये क्यों है ये भी समझना होगा ना। 1700 के टाइम में उद्योगीकरण हो गया था, फैक्ट्री बन गई थी, लेकिन ये सब कानून नहीं हो रहा था, इसलिए सब कानून आया। ठीक है, फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन, वेल डिफाइंड हायरार्की। वेल डिफाइंड हायरार्की मतलब क्या हुआ? ठीक है, कि जैसे ना कौन कौन सा ओहदा होगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ठीक है, किसकी जिम्मेदारी क्या होगी, किसका रोल क्या होगा, कौन क्या करेगा, ये सब सारी बात है। इम्पर्सनैलिटी इन एप्लीकेशन, मतलब इम्पर्सनैलिटी का मतलब हुआ कि भाई अब अपना आप सब चीज ना पर्सनल इंटरेस्ट मत डालिए। ठीक है, जरा कॉमन ऑब्जेक्टिव पे आइए ना, कि कंपनी को मान लीजिए कि भाई ये मोबाइल बनाना है, तो सब लोग इस मोबाइल बनाने के ऑब्जेक्टिव पे आइए ना। आप सब लोग अपना अपना ऑब्जेक्टिव वो मतलब ये पे काम कर रहे थे, ठीक है, अपना ये सब कंफ्लिक्ट हो रहा है, तो ये सब चीज को छोड़ना होगा। प्लस ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में ब्यूरोक्रेट्स का जो भी हम बहाली जो लेंगे, रिक्रूटमेंट लेंगे, पहले ही बोला हो कि भाई वो बड़ा एग्जाम के बाद लेंगे, ठीक है, जो भी ये है क्वालिफाइड बंदा उसी को लेंगे, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशन का पूरा स्ट्रक्चर, मतलब पूरा नियम कानून की बात हो रही है, ठीक है, यही ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट है। समझ में आया? मतलब ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट का ही एग्जांपल है तुम्हारा पुलिस डिपार्टमेंट, आर्मी। पुलिस डिपार्टमेंट में है ना भाई, हवलदार से लेकर के डंटा पुलिस से लेकर के डायरेक्टर आईजी तक है ना। और उन लोग का रिक्रूटमेंट कैसे होता है पूरा भाई,
टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट होगा, फिजिकल ट्रेनिंग होगा, उसके बाद तभी होता है। तो वही आपका है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। तो ब्यूरोक्रेट्स उन्हीं को कहते हैं ना एग्जामिनेशन के द्वारा। अगर सर तो प्रिंसिपल देख लीजिएगा आप लोग। चलिए, प्लानिंग का जो भी फंक्शंस है इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था शायद एक दिन। ऑर्गेनाइजिंग में आइए, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग वर्ड से क्या मतलब हम लोग समझते हैं? व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइज करना। Yes, sir. Systematic. तो इसमें ये डेफिनेशन पढ़िए तो ओरिएंटेशन इन ये नहीं है, इसको पढ़िए तो इस डेफिनेशन को। ये रिंकू कुमारी पढ़िए। George Terry defines organizing as establishing the effective authority relationship among selected workers, persons, and workplace in order for the group to work together effectively. क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? ये मुकुल का हमको आइडिया, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, मुकुल का हमको आइडिया बहुत अच्छा लगा बाबू। अब ना स्टार्टअप क्लास ही चलेगा, है ना, लेकिन अब टॉपिक क्या है ना, प्लानिंग। उसका पीपीटी बनाओगे, व्हाट इज प्लानिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका आप प्रेजेंटेशन दोगे। फिर वो एक आदमी ऑर्गेनाइजिंग करेगा, फिर एक आदमी वो डायरेक्टिंग करेगा, ठीक है। ये तुम लोग पढ़ाओ, तुम लोग हमको पढ़ाओ। ये हम पढ़ा रहे हैं एक्चुअली, हम मेरा वो उतना आवाज उतनी अच्छी है नहीं, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। खैर, ये रिंकू बोलिए, मतलब क्या हुआ इसका? Sir, effective relationship बनाना among selected workers. नहीं बाबू, ठीक से पढ़ो ना। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब establishing Establishing the effective authority relationship among selected workers. इफेक्टिव means क्या होता है? इफेक्टिव का मतलब क्या होता है नैन्सी? इफेक्टिव शब्द का मतलब क्या होता है नैन्सी? प्रभावी। सर यस, अच्छा हाँ सर बोलो। प्रभावित करना। नहीं बाबू, प्रभावशाली। नहीं होता है वो सब, नहीं मतलब तुम वो इफेक्टिव का नहीं मतलब होता है। ये तो बच्चे स्कूल वाली बात हो गई। प्रभावपूर्ण। कम रिसोर्सेज में टाइम यूटिलाइज करके मैनेज करना। हाँ, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। Sir, doing or completing the task on time. नहीं बाबू, दैट्स ऑन टाइम। ये सब ग्रेजुएशन का डेफिनेशन नहीं है, ये सब तुम बच्चे वाले स्टैंडर्ड वो सर सफल होता है। 7 या 8 वाला बात। कितना हम लोग सक्षम है किसी काम को करने। एक मिनट, अभी जो बोलेंगे तो पूरा याद रहेगा। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का डेफिनेशन। एफिशिएंसी का मतलब लिख लीजिए, आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट बाय इनपुट, इसका मतलब हुआ कि आप हाँ तो लिखवाए तो मुंह से बोली काहे नहीं फूटता है? सर बोल रहे हैं इफेक्टिव का लिखवाए हैं सर। अब योर एफिशिएंसी बाय डिजायर्ड आउटपुट। हाँ तो इफेक्टिवनेस वही ना हुआ। अच्छा नहीं, हमको अच्छा शब्द नहीं सुनना है। ये जो है ना अच्छा शब्द, हम अच्छे से काम करेंगे, इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? तुम गारंटी दे रहे हो बुरा से काम करोगे। अक्सर तो आदमी झूठे बोलता है बाबू, आदमी सच बोलता कब का है? ये जो बोलता है ना कि एकदम सर ईमानदारी से काम करेंगे और अच्छे से काम करेंगे, हो गया काम चौपट, पक्का पुल गिरेगा, पक्का पुल गिरेगा उद्घाटन के दिन। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है बाबू द करंट एफिशिएंसी, जो आपका एफिशिएंसी है, आपका जो स्पीड है, उसकी तुलना होती है ग्लोबल स्टैंडर्ड से या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से। दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव। इसके अलावा और कोई इफेक्टिव का मीनिंग नहीं होता। आप जो भी काम कर रहे हो उसकी तुलना होगी ना, कि भाई कैसा काम किया है, समझ में आ रहा है? यस मोबाइल बनाना, सतीश राम को काम मिला मोबाइल बनाने का, वो मोबाइल कैसा बनाएगा? सैमसंग के लेवल का बनाएगा ना? यस सर। हाँ, सैमसंग से नीचे लेवल का अगर बनाएगा तो मार्केट में वो मोबाइल टिक पाएगा? वो मोबाइल टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। तो वो नहीं टिक पाएगा, इसका मतलब है कि क्या कहते हैं, काम ठीक से नहीं होगा, काम ठीक से नहीं हुआ। तो ये स्टैंडर्ड है बाबू, जो मोबाइल है ना स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब सतीश राम जो बना रहे हैं मोबाइल, वो इसी स्टैंडर्ड का होना चाहिए, तब वो इफेक्टिव काम हुआ, और नहीं तो नहीं हुआ। तो सारा रिसोर्स बर्बाद हो गया। इससे कम क्वालिटी का मोबाइल बन करके मार्केट में लॉन्च होगा, बिकेगा, कोई खरीदेगा? दैट इज इफेक्टिव का मतलब समझ लीजिए, ये तुलना है।
अच्छा बुरा नहीं, कुछ नहीं होता है, जो होता है लेवल होता है। खैर, तो establishing effective authority relationship among selected work persons and workplaces in order to group। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, एक वेल डिफाइंड हायरार्की होनी चाहिए, किसका क्या जिम्मेदारी है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब कुर्सी टेबल दे दिया, जिम्मेदारी ये नहीं है, कौन क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी हुआ। उसके बाद एक गोल होना चाहिए, ठीक है, किसी गोल के तहत सब लोग काम कर रहे हैं। यस यस तब जा करके, अगर मान लीजिए पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्डिंग सब बन गया, गोले नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी हुआ, वो सिर्फ बिल्डिंग है और उसमें सिर्फ एक लोग है। ऑर्गेनाइजेशन होने का शर्त हुआ कि भाई सब चीज गोल होना चाहिए, वेल डिफाइंड हायरार्की होनी चाहिए, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ठीक है, सारी चीज। सर चलिए, इसका देखिए ये क्या है, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इसको पढ़िए तो, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या है? रिंकू पढ़िए। यस सर। मतलब बुलेट पॉइंट्स को पढ़िए, बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। Identifying the work, grouping the work, establishing formal reporting relationship, providing for measurement and evaluation and control, delegating authority, coordination। ठीक है, क्या मतलब हुआ बाबू, क्या मतलब हुआ? आइडेंटिफाइंग द वर्क। पहले तो मतलब काम को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद मतलब जो लोग जिस काम में स्पेशलाइज्ड है उसमें ग्रुप कर देना। आइडेंटिफाइंग काम हुआ, इसका मतलब कोई गोल होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। यस सर। है ना, मतलब ऐसे ही खाली आके कुर्सी टेबल बैठने में तो नहीं होगा। नहीं नहीं सर, एक काम है जिसको अचीव करना, मतलब भाई गोल है कि मोबाइल बना करके बिहार का 38 जिला है, तो कम से कम फर्स्ट फेज में 4 जिला में मार्केट पकड़ा जाए, ये ऑब्जेक्टिव है। यस सर। तो काम होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बात आने से पहले, ठीक है, इस तरह की बात नहीं थी, तब ना ये बात आई। हम फिर से बोल रहे हैं, कोई भी बात आती है, जनरल बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो पहले से वो बात नहीं थी, तभी ना ये बात आई। अगर वो बात रहती तो फिर नहीं आती, क्योंकि वो तो ऑलरेडी है। तो आइडेंटिफाइंग द वर्क इसका मतलब ठीक से नहीं था, तभी ना ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन किया जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि लोग आ रहे थे, बहुत सारा बेकारी भी चल रहा था, जो अभी भी चलता है, अभी भी चलता है। काम धाम करना नहीं है, आराम से बैठे हुए कुर्सी पर और कुर्सी तोड़ रहे हैं और तनख्वाह भी उठा रहे हैं, इसीलिए मामला डूब रहा है ना। आइडेंटिफाइंग द वर्क का मतलब है कि भाई काम को आइडेंटिफाई कीजिए, उसको कीजिए। ठीक है, प्रवचन तो बहुत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है प्रोसेस? ग्रुपिंग द वर्क। क्या मतलब हुआ? मतलब अब जो हम लोग काम को आइडेंटिफाई किए, उस फील्ड में कितने वर्कर्स मतलब स्पेशलाइज्ड हैं, तो उसके हिसाब से मतलब ग्रुपिंग कर देना। उसके हिसाब से ग्रुप करना होगा। हाँ। तो ग्रुपिंग, इसका मतलब पहले ग्रुपिंग नहीं हो रहा था? नहीं। ग्रुपिंग नहीं होने से क्या होगा, पूरा खिचड़ी बन जाएगा, खिचड़ी बन जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। यस सर। एक के डिपार्टमेंट में सारे तरह के आदमी को मिला दे और वो अपना काम करेगा तो एक दूसरे टकराएगा ना। यस सर। ठीक है, काम अलग अलग कर दो, ग्रुप कर दो, तो फिर कोई एक दूसरे में एक्सीडेंट नहीं होगा। इसका मतलब पहले नहीं हो रहा था, तभी नहीं बताया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? Establishing formal reporting relationship। ये मतलब समझाइए, ये मीन्स इम्पोर्टेंट कि मतलब पर्सनल, मतलब पर्सनल उसमें फायदा बेनिफिट के लिए, मतलब कोई मतलब पर्सनल बेनिफिट। वो बात कहाँ है रिंकू? एस्टैब्लिशिंग फॉर्मल रिपोर्टिंग मतलब सिर्फ फॉर्मल रिलेशनशिप होना ना चाहिए बाबू, फॉर्मल का मतलब एकदम कानून होता है। हाँ, नियम के साथ। मतलब कि 10:10 का मतलब बाबू 10:10 अगर 10:11 होगा ना, तो आपको आप पे सवाल उठ जाएगा कि तुम जवाब दो कि 1 मिनट लेट कैसे हुआ। आर्मी में पता है ना क्या होता है, आर्मी में और पुलिस में 1 मिनट लेट आइएगा तो बाबू एकदम जो है ना, तुम्हारी तबीयत जो है ना हरा से पीला कर देगा। 1 मिनट क्या, 30 सेकंड का अगर लेट होता है, 30 सेकंड का,
तो फॉर्मल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब ये हुआ बाबू कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा और एकदम नियम से रिपोर्ट करेगा, प्रोटोकॉल से रिपोर्ट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन में आप जो हायरार्की है उसमें जैसा पुलिस डिपार्टमेंट को ले लीजिए, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट पूरा, है ना, तो उसमें जो भी बंदा है वो ऊपर अपने उनको रिपोर्ट करता है, सैल्यूट मारता है और फिर पूरा Yes, रिपोर्ट sir. करता है कैसे कैसे क्या हुआ। और रिपोर्टिंग का तरीका क्या होता है, वो जैसे आता है तो अगर टीवी में देखा होगा, मतलब मैं हाजिर हूँ श्रीमान, ये नहीं बोलते आगे सर, ऐसे नहीं है। वो प्रॉपर सैल्यूट करता है, उसके बाद पहले कागज बनाएगा पूरा और प्रॉपर तरीके से उसको रिपोर्ट करना है। ये नहीं बोलता है ना सतीश राम मुस्कुरा रहा है, ये सर हुआ ना, मारा पीटी हो गया, वो उसको मार दिया, इसे उसे हो गया, चलिए ना जैसे फरिया लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। Yes, प्रॉपर sir. उसका प्रॉपर उसका रिकॉर्डिंग होगा, उसका ये पेपर बनेगा, रिपोर्टिंग होगा, ठीक है, सारा चीज है। ये बात को समझिए। आर्मी में कैसे होता है, मतलब पहले एकदम सही से सैल्यूट, उसके बाद प्रॉपर कोडिंग के साथ उसको रिपोर्टिंग होता है। मतलब ऐसे नहीं है जैसे हम आपसे बात करें वैसे नहीं है। बात समझ में आ गई? तो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब है कि इससे पहले ये बात नहीं थी, तभी नहीं बात है कि भाई ऐसा करो। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, इसमें स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की भी बात आती है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, उसको आगे डिस्कस हम लोग कर लेंगे। खैर, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, Providing for measurement, evaluation, and control. ऑर्गेनाइजेशन जो बना है, ऑर्गेनाइजेशन जो रिंकू कुमारी ने बनाया है, उसमें ये सुविधा होनी चाहिए, प्रावधान होना चाहिए ना कि उसका जो भी काम हो रहा है, ये मोबाइल बनाने की प्रक्रिया चल रही है, तो मोबाइल बनाने की प्रक्रिया का मेजरमेंट हो सके, नाप तौल हो सके, उसको उसको नापा जा सके, उसकी तुलना की जा सके, काम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है, तभी ना भाभी उसमें जो गड़बड़ी आएगी हम उसको दूर कर पाएंगे। अगर ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन की सुविधा नहीं होगी तो फिर ये मोबाइल बेहतर बन पाएगा, करेक्शन हो पाएगा, कंट्रोल हो पाएगा? इसलिए वो सारा मेजरमेंट को प्रोवाइड करना होगा, ठीक है, ताकि काम को फिर से नापा जा सके, मेजर किया जा सके, इसका मतलब उसको टेस्ट किया जा सके, जो भी प्रोसेस चल रहा है उसका टेस्ट हो सके, इवैल्यूएशन हो सके, कंट्रोल हो सके। कंट्रोल होगा नहीं अगर उस तरह से सुविधा नहीं है, तो कंट्रोल नहीं होगा तो फिर आगे क्या होगा, सारा मामला बिगड़ चुका होगा। समझ में आ रही है बात? यही ऑर्गेनाइजेशन, Yes, sir. खैर ये प्रोसेस है। चलिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है, Delegating authority. क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ, डेलीगेटिंग अथॉरिटी क्या मतलब हुआ? हम्म, सबको अपना अपना ड्यूटीज डेलीगेट करवा देना, मतलब कौन। ठीक है, हम So हम मैनेजर, मान responsibility लीजिए के साथ हम मैनेजर हैं, ठीक है, हम सारा काम हम ही कर दें, नो सर, No, sir. अपने एम्प्लॉयज को भी कुछ करते हम हैं। मैनेजर होने के साथ इंसान भी है ना, Yes, sir. हम सुपरमैन बिल्कुल नहीं है, और कोई मैनेजर Yes. सुपरमैन नहीं है ना, हो सकता है नो सर। कोई मैनेजर या कोई आदमी सुपरमैन नहीं हो सकता है। अच्छा, ये क्या है, जैसे डेलीगेटिंग अथॉरिटी, इसका मतलब आप लोगों ने बोल दिया, हम ये डिस्कस करना चाहते हैं क्यों ये आया। ठीक है, इसका मतलब है कि पहले ठीक से अथॉरिटी डेलीगेट नहीं हो रहा था, कौन बंदा क्या करेगा, Yes, sir. कौन बंदा क्या करेगा। अच्छा, डेलीगेशन अथॉरिटी को डेलीगेट करना क्यों जरूरी है? सब काम अगर मेरे कंधे पर पड़ जाएगा तो मेरा कंधा कंधा टूट के चकनाचूर हो जाएगा ना बाबू, यस सर। है ना, कितना दिन तक खिंचाएगा? तो भाई सबको उनका काम समझा दीजिए, एक पे ही लोड ना हो। ठीक है, एक ही आदमी गधा नहीं बने। यस सर। क्लियर है? अच्छा, एक बात और समझिएगा, डी से और सर डेलीगेशन, इस तरह से तो मतलब सबको बर्डन भी नहीं लगेगा, डी से इंटरेस्ट भी डेलीगेशन है। होता है, डी से डेलीगेशन होता है, और डी से डिसेंट्रलाइजेशन भी होता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि भाई अब आपको हमने आजाद, आप अपना काम कीजिए, आप इस टॉपिक पर आपको अब हम पूछने की जरूरत नहीं है, वो डिसेंट्रलाइज हो चुका है, आपको अपना फैसला लेना है, ठीक है।
डेलीगेशन का मतलब क्या होता है कि हम हर जगह नहीं जा सकते हैं, तो हम 4 आदमी चुनते हैं जो मेरे बिहाफ पर मेरा प्रतिनिधित्व करे, मेरा प्रतिनिधि बन करके जाके मेरे बिहाफ पे बात करे और जाकर के उस डील को मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को डील करे। हर जगह तो हम नहीं जा सकते हैं ना। तो डेलीगेशन का मतलब होता है प्रतिनिधित्व, ऐसे समझिए, हिंदी में देख लीजिएगा आप लोग अगर हम सही बता रहे तो। मतलब मेरे बिहाफ पर अब एक हम पुल बनाते हैं, आंसरेबल सर हो सकता है ना? हाँ सब चीज है, आंसरेबल से ज्यादा बढ़िया रिप्रेजेंटेटिव, यस सर। तो रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, हम मान लीजिए पुल बनाते हैं, पुल बनाने का काम है, रोड बनाने का काम है। तो एक जगह टेंडर निकला आपका, वहाँ क्या कहते हैं, गया में। ठीक है, तो चलिए हम गया में चले गए। अब उसी टाइम टेंडर एक है आपका वो मुजफ्फरपुर में, ठीक है, फिर आपका वो दरभंगा में है। ठीक है, तो सब जगह हम नहीं ना जा सकते हैं, तो हम डेलीगेट करते हैं, हम 4 आदमी को चुनते हैं, भैया तुम वहां जाओ मेरे बिहाफ पर और जाकर बिडिंग करो। डेलीगेशन नहीं करेंगे तो काम आगे कैसे बढ़ेगा, अकेले तो हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यही है डेलीगेटिंग अथॉरिटी, और सारी अथॉरिटी को पास ऑन कीजिए। खैर, उसके बाद कोऑर्डिनेशन, ये सिंपल वर्ड है, आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो एकदम जैसे आदमी लड़खड़ा के मुंह के बल गिरता है ना, वैसे पूरा ऑर्गेनाइजेशन गिर जाएगा। कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो कोऑर्डिनेशन रहता है तो फिर बेहतर काम होता है। खैर, शादी खैर चलिए, ऑर्गेनाइजेशन समझ में आया आप लोगों को? बस यस इसका, सर। इसका याद रखिएगा, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा कि कोई भी बात है वो क्या है, ठीक है, उसका मतलब आप समझ लीजिए, और ये मान के चलिए इसका मतलब इससे पहले, ठीक है, जब भी ये बात आई उससे पहले ये बात नहीं थी, सिंपल, तभी ना ये बात आई। और ये बात आना जरूरी था क्योंकि काम करने का तरीका ऐसे ही होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और फंक्शन को हम लोग डील कर लेते हैं। स्टाफिंग तो है ही, कंट्रोल को कर दो, कंट्रोल को देखिए, कंट्रोल को पढ़िए तो रिंकू एक तुम्हारा ये तुम्हारा माइक क्लियर है, बाकी सबका एकदम हेजी आता है। करेक्शन From president to supervisor, controlling is the function that is performed at most carefully by our manager. Control refers to the task of ensuring that activities are producing the present targets of or goals. Controlling is aimed at monitoring the outcome of activities, reviewing feedback information about controlling is aimed at monitoring the outcome and if necessary task corrective action. In the word of Anthony, control is the process by which manager assure that resources are obtained and used effectively and efficiently in the accomplishment of the organizational objectives. According to एक मिनट होल्ड। okay sir. देखिए जो भी पढ़ो तो बाबू रिंकू तुमने पढ़ा है, ठीक है, Yes, अब जरा सा इसको समझाने की कोशिश करो क्या है ये। yes. कंट्रोल क्या है, कंट्रोल क्या है और क्यों है, मतलब ये इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये एक फंक्शन है मैनेजमेंट का, क्यों इसको बनाया गया फंक्शन, मतलब ऐसी क्या मजबूरी थी कि भाई इसको एज फंक्शन में, फंक्शन का लिस्ट में शामिल करना पड़ा, ऐसे समझिए। ये नहीं रहे तो मतलब सब बर्बाद हो चुका है। अगर ये फंक्शन नहीं रहे मैनेजमेंट में तो पूरा मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा। ऐसे सोच करके एक्सप्लेन करना है। जो भी काम होता है, हाँ बोलिए, ये रिंकू बोलिए प्लीज। सर मतलब मैनेजमेंट मतलब कंट्रोल का मतलब होता है कंपेयर करना, मतलब जो हम लोग का प्रीवियस में था उसका क्या फीडबैक रहा है उसको देखते हुए अभी हम लोग को मतलब काम करना है। ठीक है, और कुछ जनरल और कोई बात? सर कंट्रोलिंग मीन्स जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस जो आया है। एक मिनट रुको ना, सतीश है, मंजीत है, ठीक है, इन लोगों को तुमने काम दिया है, और कौन कौन है जी? सतीश हो गया, मंजीत हो गया, नैन्सी और राजू, ठीक है, नैन्सी हो गया, राजू हो गया, संदीप हो गया, है ना, 4-5 का नाम ले लिया हमने। यस यस सर। इसको इन चारों पार्टों को तुम लोगों ने काम दिया,
तुमने काम दिया, तुमको क्या लगता है ये लोग काम ठीक से कर देगा? तुम क्या लगता है ये लोग काम ठीक से करेगा कि बीच में डंडी मारेगा? सच बताओ, ये लोग काम ठीक से करेगा कि बीच में डंडी मारेगा? पक्का बोलो। कर भी तकलीफ सकता है। कर भी नहीं सकता है, एकदम पक्का यकीन मारो ना कि दोपहर में भाग जाएगा, ये लोग काम नहीं करेगा। हाँ, तो कुल मिला करके सारे जो भी हैं लोग, उनका थोड़ा सा ना डेविएट करता है आदमी। जो भी लक्ष्य होता है ना, उससे इंसान डेविएट करता है। भाई ये फीचर है बाबू, ठीक है, ये फीचर है। खैर, तो जब तक बाबू कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है, काम ठीक से नहीं होगा। तो अब कंट्रोल को थोड़ा दूसरे तरीके से समझना होगा। अब फिर से बोल रहे हैं, मोबाइल का स्टैंडर्ड, मोबाइल मोबाइल का मतलब क्या होता है? मोबाइल का मतलब अगर नॉर्मल लेवल पे बात करें, एग्जांपल और देते हैं, मतलब सैमसंग होता है ना? क्योंकि दो है, एक तो सैमसंग है और उसके बाद एक आईफोन है, वो दूसरा कैटेगरी है, लाख सवा लाख का फोन है। तो ये सैमसंग जो है ना, स्टैंडर्ड है, ये मोबाइल का नाम नहीं है। उसी स्टैंडर्ड में फिर रियलमी, रेडमी, ओप्पो, लीवो, टीवो, वीवो, भाई इसके हिसाब से ऊपर करना है, नीचे करना है, ठीक है, तभी होगा, ठीक है ना? क्योंकि इससे नीचे अगर होगा ना, तब मोबाइल नहीं बिकेगा। ये देख लीजिए, ये बात समझ में आई? Yes, स्टैंडर्ड मतलब समझ में आया? स्टैंडर्ड, अच्छा लेवल का। हाँ। तो अच्छा लेवल जो है ना बाबू, ग्लोबल लेवल पे अच्छा लेवल, उसका नाम दीजिए, मतलब नाउन। अच्छा लेवल का मतलब क्या हुआ? अच्छा लेवल का मतलब हो गया सैमसंग। कार में अच्छा लेवल का क्या मतलब हुआ? अच्छा लेवल का मतलब नाम बताइए। जो अच्छा लेवल का मतलब जो होता है सुजुकी। प्रोडक्ट्स, अरे यार रुको ना एक मिनट, कार में नाम बताओ, नाउन। सुजुकी, सुजुकी बाबू, मारुति सुजुकी है ना? यस सर, हाँ, तो सुजुकी कार बनाती है, मारुति उसका मार्केटिंग करती है, डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में मारुति सुजुकी। सुजुकी स्टैंडर्ड है, उससे नीचे नहीं बनना चाहिए। उससे नीचे अगर बनेगा, ठीक है, तो नहीं बिकेगा। लॉजिक समझो। जैसे मान लो कि ना, ये क्या नाम है इसका, ये अरे रिंकू कुमारी, इसको ये बनाता है मॉइस्चराइजिंग लोशन, ठीक है? तो मॉइस्चराइजिंग लोशन का स्टैंडर्ड क्या है बाबू? ये अच्छा है बुरा है वो नहीं जानना चाहते हैं, ठीक है? मॉइस्चराइजिंग लोशन का मतलब क्या हो गया? वो तुम्हारा ये क्या कहते हैं, वो वैसलीन का जो लोशन है, वैसा बनना ही चाहिए। उन आपको अब स्टैंडर्ड समझिए। अगर आपको 100 मीटर रेस दौड़ना है, जीतना है, तो स्टैंडर्ड कौन है? उस्यान बोल्ट। नाउन में आइए बाबू, नाउन में, एडजेक्टिव एडवर्ब में नहीं रहो। ये लॉजिक समझो, समझ में आ रहा है? अब उस नाउन से, नाउन होता है ना, नाउन होता है, उस यस नाउन सर, से, उसके बाद आइए आप लिस्ट उसका फीचर में, कि अच्छा है बुरा है कैसा है क्या है। सर एक मिनट, ये आज सुबह सुबह मतलब पहली बार ऐसी बात किसी ने बोल दिया, इसको फिर समझाएंगे हम, ये हटाएंगे दिमाग में। खैर चलिए, कंट्रोल का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि जो फीचर है हम लोग का फीचर, पूरे पृथ्वी जो इंसान है, कि लक्ष्य से डेविएट होता है, तो कंट्रोल होगा तभी ठीक होगा, सीधे जाना, ठीक है? चलिए उसमें कंट्रोल प्रोसेस को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है इसमें? Establishment of standards. ये सबको बात समझ में आ रही है ना? रिंकू को हम इसलिए पढ़वा रहे हैं कि भाई उसका माइक बहुत एकदम क्लियर है। सतीश समझ में आ रहा है? सतीश, यस यस मंजीत सर, सिंह, मंजीत सिंह, यस सर। देखो ना, सच बोलने की आदत डालना। खाली सब क्लास में सच यस बोल देता है तो यस सर होता है, एक्चुअली आदमी झूठ, एक्चुअली बात समझ में नहीं आई होती है। तो सच बोलना, ठीक है ना? राजू कुमार, यस सर, यस सर, राजू कुमार, यस सर, यस फिर यस सर, सच बोलो। अरे तुम्हारे यस सर बोलने के अंदाज ही से लग रहा है दोस्त कि तुमको पूरी बात समझ में नहीं आई है। सच बोलो ना कि इतना पार्ट समझ में आया, इतना पार्ट नहीं आया। अरे राजू, यस सर, अरे तुम्हारे मुंह आवाज में दम काहे नहीं है जी? हैं? तुम जरा एक काम करो,
तुम जरा घर के छत पे जाना, आज क्लास वाला जब खत्म हो जाए ना तो घर के छत पे जाना, ठीक है, और जोर जोर से जरा सा इनकलाब जिंदाबाद चिल्लाना तो तुम अकेले, कोई सुने नहीं, लेकिन चिल्लाना खूब, तुम्हारा आवाज गला साफ हो जाएगा। उसमें जो वर्ड है ना, उसमें यहाँ से निकलना चाहिए, एपिग्लॉटिस कहते हैं। खैर जोक्स अपार्ट, सॉरी, आवाज में दम लो जी। ठीक है, रिंकू पढ़िए। The first step in controlling process is the establishment of standard or objectives or targets against which the actual performance is measured. एक लाइन Fred, में बोला जाए, एक मिनट, एक लाइन में पहला लाइन बोल दिया गया बाबू, कोई भी एक स्टैंडर्ड हो जाना चाहिए, ऑब्जेक्टिव हो जाना चाहिए, ठीक है, तभी ना उस पर काम करेंगे। अगर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड नहीं हुआ, इसका मतलब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव या टारगेट है ना, नहीं हुआ, इसका मतलब एक कंट्रोल प्रोसेस हो ही नहीं सकता। ठीक है, ठीक, आगे पढ़िए। Fred Lufthansa contends that standards are used to control the objectives. Objectives are used to control goals, and goals are used to control purpose. Before setting standard, manager take necessary steps such as studying the work characteristics, setting the acceptable levels of goal performance, etc. Further, a manager should see that standards are not rigid, rather they are rationally flexible. मतलब पढ़ तो लिया आपने, मतलब समझाइए। मतलब जो होता है ना, वो एकदम सिंपल लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है, समझिएगा बात को। पढ़िए फिर से, कोशिश कीजिए एकदम सिंपल लॉजिक बताने का। एक सेकंड सर, इसमें कहा गया स्टैंडर्ड आर यूज्ड टू कंट्रोल द ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव आर यूज्ड टू कंट्रोल गोल्स एंड गोल्स आर यूज्ड टू कंट्रोल पर्पस। पूरा सीरीज बना दिया। यस सर। और फॉर्मूला बना दिया, इक्वेशन बना दिया, सब कुछ कर दिया। यस सर। ये पहला प्रोसेस है बाबू। ऐसा अगर नहीं करेंगे तो मेरा जो भी काम हम लोग करने जा रहे हैं वो ठीक हो जाएगा। इसका मतलब बिल्कुल बिल्कुल वही बात हो गई कि जैसे सब्जी में नमक, ये एग्जांपल हम कई बार, ये पूरे 3 साल का, पूरी जिंदगी का एग्जांपल है। सारा काम हमने किया, ठीक है ना, बस नमक नहीं डाला, चलेगा ना? तो जो भी टॉपिक है उस सब को नमक की तुलना में समझिएगा, ठीक है। और नमक का क्या ये महत्व है, ये बिल्कुल उसी तरह समझ लीजिए कि सब्जी में आपने बहुत बहुत 1000 रुपए किलो का सब्जी खरीदा और 2000 किलो का मसाला डाला, ठीक है, और केसर डाला, वो सब कुछ डाल दिया, ठीक है। बस एक सस्ता सा चीज है, नमक नहीं डाला आपने, एक बहुत सस्ता चीज है, बहुत कोई बहुत महंगा चीज नहीं, ठीक है। सारा काम सब डिपेंड करता है उसी नमक पे, ठीक है। तो मतलब कि जो भी टॉपिक पढ़िएगा कोई भी सब्जेक्ट में, और आने वाली जिंदगी में भी जो भी सब्जेक्ट और जो भी टॉपिक है उसको ठीक उसी नमक की तरह पढ़ना। अगर ये नहीं होगा तो फिर बाबू जिंदगी में क्या गड़बड़ी आएगी, प्रोसेस की गड़बड़ी आएगी। क्लियर है सबको ये बात? सर इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। स्टैंडर्ड आर यूज्ड टू कंट्रोल द ऑब्जेक्टिव। स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ मंजीत? स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ? सिंपल है, शब्द जो है स्टैंडर्ड, उसका मतलब क्या हुआ यार? स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ? एक लेवल है ना, स्टैंडर्ड का मतलब एक लेवल है। यस सर। उस जो भी काम होगा वो स्टैंडर्ड के तहत होगा। मतलब जूता बनाना है, ठीक है, अलमारी बनाना है, टेबल बनाना है, लैपटॉप बनाना है, फ्रिज बनाना है, वो जो भी काम होगा मंजीत, वो सब एक स्टैंडर्ड के तहत होगा ना, एक लेवल के तहत होगा। समझ में आ रहा है? तो फ्रिज बनाना, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि फ्रिज बनाने का काम है, तो वो आपका लक्ष्य हुआ,
लेकिन फ्रिज बनाने की प्रक्रिया में हर जगह स्टैंडर्ड फॉलो होगा ना, कि इस स्टैंडर्ड का काम होना चाहिए, इस लेवल का काम होना चाहिए। यस सर। नहीं, तुम्हारे यस सर में ना बड़ा कॉन्फिडेंट नहीं है आ रहा। दूसरा एग्जांपल, तुम्हारे डैड मकान बनवा रहे हैं, घर, ठीक है। तो स्टैंडर्ड में, कंट्रोल में देखिएगा, वो जो राजमिस्त्री साहब जो होते हैं, जो दीवार को जोड़ रहे होते हैं, ईंटा को जोड़ रहे हैं, ईंटा को जोड़ने के बाद उनके पास एक ठो ये रहता है, नीचे एक पीतल का मेटल, ये ट्रायंगुलर मेटल रहता है और उसमें धागा लगा रहता है। उससे साहुल सर, क्या बोलते हैं उसको? साहुल। उससे क्या होता है, उससे क्या नापते हैं वो राजमिस्त्री साहब, क्या नापते हैं? दीवार को नाप के देखते हैं नीचे और ऊपर का बराबर हुआ है कि वो बराबर है कि नहीं। तो बराबर होना स्टैंडर्ड है ना। यस सर। हाँ, तो उसको कंटिन्यूअसली नापना पड़ता है। बगैर नापे फिर आगे राजमिस्त्री साहब नहीं बढ़ेंगे। समझ में आया? और स्टैंडर्ड, जो पिलर है वो कितने फीट पे डालना है? अब तय हुआ है कि भाई 8 फीट पे डालना है पिलर। आप 9 फीट पे नहीं डाल दीजिएगा। 9 फीट पे नहीं डाल दीजिएगा। मेरी आवाज आ रही है? नो सर। यस हैं? सर। Yes, sir. अच्छा, तो स्टैंडर्ड का Yes, मतलब sir. हुआ बाबू कि 8 फीट पे पिलर पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड है। 8 फीट पे पिलर पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड। एग्जांपल समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो जो भी स्टैंडर्ड है वो ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेगा। जो भी ऑब्जेक्टिव क्या है बाबू? मकान बनाना। तो यस ऑब्जेक्टिव सर। पूरा कैसे होगा? स्टैंडर्ड के तहत काम होगा तब ना बढ़िया मकान बनेगा, नहीं तो बढ़िया मकान नहीं बनेगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है, आगे पढ़िए। Measurement of actual performance. हाँ, Another crucial step in controlling is the measurement of actual performance of employees. A manager has to measure the work against which appropriate standards are set. Measurement of performance is particularly difficult for less technical tasks. क्या हुआ मतलब समझाइए। मतलब Measurement of मतलब इसमें सर मेजरमेंट मतलब जो अभी वर्कर जो काम कर रहे हैं उनका एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। बगैर मेजरमेंट के नापे हुए काम ठीक नहीं ना होगा। डेविएशन नो होता है, लक्ष्य से आदमी डेविएट करता है। यस सर। डेविएट करना, डेविएट मतलब लक्ष्य से भटकना, ये नेचुरल फिनोमिना है, गलती नहीं है, ये नेचुरल है इंसानों का। ठीक है, इसीलिए बाबू इसको नापो, इसको फिर से करेक्शन करो, इसको फिर से तौलो, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये प्रोसेस है। समझ में आया सतीश? Yes, समझ sir. में आया सतीश? यस सर। जो भी काम हो रहा है, मकान जो बन रहा है, तो उसको हर लेवल पर उसको नापना पड़ेगा ना कि ठीक से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यस सर। दीवार ठीक से उठ रही है या नहीं उठ रही है, इसको ठीक से नापना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बगैर नापे धाए धाए दीवार भी उठा दिए, ढलैया भी कर दिए, ऐसे तो नहीं होता है। नो फिर सर। आपके डैड, तुम्हारे डैड आएंगे, अब वो फिर नापेंगे अपने तौर पे, उसको चेक करेंगे, है ना? यस सर। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस होना चाहिए, जो भी परफॉर्म कर रहे हैं वो ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, उसके बाद पढ़िए क्या है। Comparing the actual performance with standards. क्या मतलब हुआ? सर इसमें मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या है? वो प्लान है। यस सर। वो प्लान है, वही स्टैंडर्ड है, उसी के हिसाब से काम होना चाहिए। अब उसके हिसाब से तुलना करना, कंपेयर करना, नापना कि भाई इसके हिसाब से जो प्लान है उसके हिसाब से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा। हम मोबाइल बना रहे हैं, तो मोबाइल बनाने का मतलब क्या? हमने बोल दिया सैमसंग, तो भाई सैमसंग के लेवल का मोबाइल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसको कंपेयर करना होगा ना। यस सर। ठीक है, हर टॉपिक को नमक की तरह देखिए। नमक, अगर कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड नहीं हुआ
तो क्या काम बेहतर हो, आगे ठीक चलेगा? नो सर। तो फिर वही सब्जी और नमक की बात आ गई, नमक की बात आ गई। यस सर। ठीक है, एक्चुअल परफॉर्मेंस जो भी आप काम कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड से तुलना होगा, ये हुआ ऑर्गेनाइजिंग। उसके बाद क्या है? टेकिंग करेक्टिव एक्शन। ठीक है, टेकिंग करेक्टिव एक्शन का मतलब सिंपल है कि जो भी गलती हो रहा है, डेविएशन हो रहा है, उसमें फिर करेक्टिव एक्शन लीजिए ताकि सही हो। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों? ताकि हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसमें जो स्टैंडर्ड है उस वो अचीव कर सके, अचीव कर Yes. सके गोल। Yes, sir. है ना? जो तय पाया है कि भाई इस लेवल पे काम हो जाना चाहिए। तो अब टेकिंग करेक्टिव एक्शन फिर से वही, हम लोग सब लोग बाबू इंसान हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपके अदनान सर है तो अदनान सर सुपरमैन है, नहीं है। एंड ऑफ द डे हम भी इंसान हैं और हम भी गलती करेंगे। क्यों हम गलती करेंगे? क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान का नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल सा बर्ताव है गलती करना, ठीक है यस ना? सर। तो उसको फिर करेक्टिव एक्शन लीजिए कि गलती फिर सही हो जाए। गलती तो होना ही है, वो फिर सही हो जाए, बस यही बात है। सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड है कि किस स्टैंडर्ड पे काम होना है। उसके बाद एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस है, उसको परफॉर्मेंस को मेजर करना है। उसके बाद जो भी परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस आपका स्पीड है ना, आपका काम करने का स्पीड है, तो आपके काम करने की स्पीड की तुलना एक स्टैंडर्ड से होगा, ठीक है? उसके बाद फिर जो भी त्रुटि आई, कमी आई, जो कमी आनी ही आनी है, ऐसा होना ही होना है, उसका फिर करेक्टिव एक्शन लेना है। यही कंट्रोल होता है। क्लियर हुआ फंडा? क्लियर हुआ? राजू कुमार, Yes, sir. मंजीत सिंह, यस सर। आजम हुसैन, यस सर। हाँ ठीक है। अच्छा, अब कंट्रोल, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल है, मतलब व्हाट टू कंट्रोल, कैसे कंट्रोल करना है। अब हर चीज को आपके डैड, मंजीत सिंह तुम्हारे डैड जो मकान बनवा रहे हैं, तो अब दिन भर तो नहीं ना खड़े हो सकते हैं वो लेबर के साथ, दिन भर तो नहीं खड़े हो सकते हैं, उनको भी काम पे जाना है ना? तो जी सर। कुछ कुछ पॉइंट पे, कुछ कुछ टाइम पे आकर के कुछ कुछ बात वो चेक करेंगे, करते हैं, कुछ कुछ बात चेक करते हैं। अगर वो सही हो गया, इसका मतलब है कि चलो सारा काम ठीक चल रहा है। तो वो क्रिटिकल पॉइंट को आइडेंटिफाई किया जाता है, कौन कौन सा पॉइंट है, क्योंकि कोई भी काम होता है तो उसमें 15 एक्टिविटी होती है। मोबाइल बनाने में 15 एक्टिविटी होगी तब जाके प्रोसेस होता है, तब ये मोबाइल बनेगा। 15 एक्टिविटी होती है, 17 एक्टिविटी होती है, तब जाके एक मकान बनता है। तो पूरा 15-17 एक्टिविटी को मॉनिटर करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं ना, और भी काम है ना हमको, यस ठीक सर। है? हाँ, तो अब क्या करेंगे कि क्रिटिकल पॉइंट को आइडेंटिफाई करते हैं, कौन कौन सा पॉइंट है जहां पर डेविएशन होने का, भागने का, लक्ष्य से भागने का संभावना ज्यादा होता है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और उस पे फिर कंट्रोल करते हैं कि यहां पर कंट्रोल कर गए तो बाकी सब कंट्रोल रहेगा। ये बात समझ में आई? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, इसको सीपीसी बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल को। ये ऑब्जेक्टिव में आएगा जरूर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल दो चीज है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, ठीक है? तो कंट्रोल बाय एक्सेप्शन का मतलब क्या है? जो एक्सेप्शन चीज है उसको कंट्रोल किया जाए, जहां पे ज्यादा ध्यान देने का जरूरत है, जहां पे ज्यादा ध्यान देने का। तो ज्यादा ध्यान देने में अब क्या एग्जांपल हम दें, मतलब मकान बनाने में कंट्रोल बाय एक्सेप्शन पे, वो जो मसाला बन रहा है बाबू, वो जो प्लास्टर का मसाला बन रहा है ना, वो एक पॉइंट है। जब जो लेबर है वो मसाला जब बना रहा है तो क्या कहते हैं, मतलब वन पैकेट ऑफ सैंड, अरे सैंड कह रहे हैं, ये सीमेंट, एक पैकेट सीमेंट, है ना? और कितना ये बकेट ऑफ सैंड, बालू कितना बकेट, कॉम्बिनेशन क्या होता है? मसाला जो बनता है उसका कॉम्बिनेशन क्या होता है? 8 सर। हैं? 8। नहीं यार, 8 नहीं यार, 7-1 का होता है यार। 8-1 में तो मसाला नहीं बनेगा। 8 बकेट ऑफ सैंड, 8 बकेट ऑफ सैंड एंड वन पैकेट ऑफ दिस सीमेंट, उसमें मसाला कमजोर बनेगा भाई।
इधर ऐसे ही चल रहा है सर। नहीं तो उसको वो गड़बड़ है, स्टैंड फॉलो नहीं हो रहा है। 7:1 का रेशियो है, 7:1। 8 एक स्टैंडर्ड लेवल नहीं होगा वो स्टैंडर्ड लेवल नहीं हुआ। यस स्टैंडर्ड जो है ना 7:1 है। आजम हुसैन समझ में आया? 8:1 नहीं है बाबू, इसको चेक करो। यस सर। अच्छा, इसी पे एक और एग्जांपल, जब वो हम लोग का जो ये होता है ना, टंकी जब बन रहा होता है, ठीक है, उसका फिर कॉम्बिनेशन क्या होता है मसाले का? उसका कॉम्बिनेशन क्या है? वो बहुत मजबूत बनाया जाता है ताकि बहुत लंबे टाइम तक टिक सके। वो जो ड्रेनेज वाला टंकी है जो वॉशरूम बाथरूम से कनेक्टेड होता है, उसका मसाला कितने का बनता है? आजम हुसैन 4:1 का सर शायद। 4:1 का मतलब 4 बकेट ऑफ सैंड एंड 1 पैकेट ऑफ सीमेंट। समझ रहे हैं कितना मतलब कॉन्सेंट्रेटेड मसाला है। अब फिर उसको पानी बहुत ज्यादा पटाना पड़ता है उससे। तो दिस नंबर इज स्टैंडर्ड। अब वो जब ये काम हो रहा है तो वो लेबर जो है 4:1 या 7:1 का रेशियो का काम सही से मिला करके मसाला बना रहा है या नहीं बना रहा है, उसको चेक करना होगा ना। हाँ कि ना? यस सर। अगर उस पॉइंट पे चेक नहीं हुआ और वो मसाला बन गया गड़बड़, अब बाबू तो पूरा काम ही चौपट हो गया ना। अब वो तो मसाला बन के जा चुका है, वो प्लास्टर में लग गया। अब यस सर। आगे का पूरा मकान पूरे जिंदगी के लिए वो तो चौपटे बनेगा ना, ठीक तो बनेगा नहीं। तो क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है बाबू कि उस पॉइंट पे अगर चेक कर गए तो आगे ठीक रहेगा। क्या कि राजमिस्त्री साहब अपनी जिम्मेदारी से प्लास्टर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो जो कंक्रीट जो बना है उस पॉइंट पे चेक करना होता है। क्लियर हुआ? और कंट्रोल बाय एक्सेप्शन उसी का है कि हर चीज को कंट्रोल करना जो एक्सेप्शनली जहां पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है, वहां पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये एक्सेप्शनल पॉइंट्स होता है। ये दोनों है आपका हाउ व्हाट टू कंट्रोल, क्या कंट्रोल करना है। तो क्रिटिकल पॉइंट और एक्सेप्शनल पॉइंट, ये दोनों पे कंट्रोल कर लीजिए, पूरा काम ठीक हो जाएगा। समझ में आया? क्रिटिकल और एक्सेप्शन में थोड़ा सा बताइएगा सर। पढ़ो इसको, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन को पढ़ो। पढ़िए। also known as management by exception, the principle is widely practiced by managers in organization. It means that managers at each level should pay attention to only exceptional and significant deviations. हाँ, yes. अब देखो एक मिनट, इसी लाइन से क्लियर है। देखिए दो, जहां जहां डेविएशन हो रहा है, लक्ष्य से भटकने का मतलब ये बात आ रही है कि कहां कहां पर जो टीम है, जो लोग काम कर रहे हैं, वो वहां से डेविएट कर रहे हैं। एक आदमी आप माइक ऑफ करो बाबू, माइक ऑफ कीजिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सिग्निफिकेंट डेविएशन। डेविएशन का वर्ड आ गया, डेविएशन का वर्ड आ गया। हाँ, तो डेविएशन का मतलब है क्रिटिकल। देखिए क्रिटिकल पॉइंट का पहले समझिए। क्रिटिकल पॉइंट हम निकालते हैं, हम मैनेजर हैं और हमने ये तय किया कि ये पॉइंट है जहां पे कंट्रोल कर लेंगे तो बाकी का काम ठीक होगा, ये हम फैसला कर रहे हैं। लेकिन कंट्रोल बाय एक्सेप्शन जो है ना, वो हम नहीं कर रहे हैं, प्रोसेस में आप लोगों को काम करवा रहे हैं। हम खड़े हैं और सतीश राम, मनजीत सिंह, आजम हुसैन, रिंकू, अनोल, संदीप, सबको काम पे लगा दिया। अब इन लोगों को देख रहे हैं कि इन लोग का डेविएशन कहाँ पे हो रहा है, इन लोग भागता कहाँ पर है, ये लोग कहाँ पे भाग। तो काम करने के बाद ही ना पता चलेगा कहाँ पे गड़बड़ कर रहा है लोग। जहाँ पे तो हम ऑब्जर्वेशन रखते हैं, हम ऑब्जर्वेशन, सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिया है, हम भी खड़े हैं, सब चीज है। जहां पर आप लोग डेविएट करेंगे वहां पर आकर के हम
खड़े हो जाएंगे कि क्या हो रहा है, सही करो तो सीधा लाइन में चलो। दिस इज कॉल्ड, जो डेविएशन जहां पर होता है, डेविएशन, ठीक है, उस पॉइंट को कंट्रोल बाय एक्सेप्शन कहते हैं। क्रिटिकल पॉइंट हमने बनाया, हमने खोज के बना लिया, है ना, लेकिन यस सर। एक्सेप्शन जो है कि सतीश को हमने ये सोचा, ये तो भाई एकदम बहुत अच्छा लड़का है, ना कि सीधे काम करेगा, ठीक है, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है कि सतीश इतना शरीफ तो है नहीं कि ना कि सीधे काम करे, वो जरूर डंडी मारेगा। तो अब हम देखें कहाँ कहाँ पे डिवेट कर रहा है। तो प्लान्ड रिजल्ट में, प्लान्ड रिजल्ट जो है ना, उससे कहाँ कहाँ भाग रहा है, डेविएशन, डेविएशन, उसको जा करके हम डंडा लेकर के सतीश के पास खड़े जाएंगे, क्या बाबू देखो तो ये कोई चीज है मेरे हाथ में, कि मेरे हाथ ही में रहे तो अच्छा लगे, है ना। तो वही होता है तुम्हारा एक्सेप्शन। क्लियर है? यस सर। चलिए, काइंड्स ऑफ कंट्रोल को अब अगले क्लास में करते हैं हम लोग, ठीक है। तो नहीं, अगले क्लास में ना ये काइंड्स ऑफ कंट्रोल को देख लो, काइंड्स ऑफ कंट्रोल को आप लोग देख लीजिए, और इसका पीपीटी बना के लाइएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका पीपीटी बना के लाइएगा और प्रेजेंटेशन दीजिएगा। आप, आपको हमको पढ़ाना है। क्लियर? तो सर हाँ, सर इससे पिछले क्लास में अटेंडेंस नहीं ले पाए थे, कोई बच्चा नहीं लिया था। कोई बात नहीं, आज अटेंडेंस ले लो, फिर हम फोन करके पूछ लेंगे, करेक्ट कर लेंगे उसको। ये स्क्रीनशॉट पहले लो, ये स्क्रीनशॉट पहले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है काइंड्स ऑफ कंट्रोल का। हो गया सर। हो गया, एक मिनट को। उसके बाद इसको लो, फिर प्रीरेक्विजिट्स ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल, इसको लीजिए, इसको लीजिए। प्रीरेक्विजिट्स का मतलब होता है वो जरूरी बात जिसका होना बहुत जरूरी है, तभी वो काम बेहतर होगा, नहीं तो फिर वो कंट्रोल नहीं, कुछ और हो जाएगा। मतलब शुड बी, देखो लिखा हुआ, देयर शुड बी अ मैच, द कंट्रोल सिस्टम शुड बी सेंसिटिव, द कंट्रोल सिस्टम शुड बी फ्लेक्सिबल। मतलब कंट्रोल सिस्टम में अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो फिर कंट्रोल नहीं हो पाएगा, कंट्रोल नहीं है फिर, ठीक है। तो प्री रिक्विजिट्स का मतलब वो जरूरी बात जिससे इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम बेहतर होता है। स्क्रीनशॉट हो गया? यस सर। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल, प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल, एक सेकंड। अच्छा, इसको इनलार्ज कर लेना फिर। टोटल 13 है, 13, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 13 प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल। ले लिया? यस सर। ओके। अब आइए, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल। टेक्निक, क्या क्या टेक्निक है जिससे कंट्रोल होता है, ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे कंट्रोल होता है। तो इसको लिए, ये एक सेकंड, टेक्निक 3 चीज है, 5 चीज है, पहले 4 का लीजिए। बजटरी कंट्रोल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ब्रेक इवन एनालिसिस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। स्क्रीनशॉट हो गया? नो सर। स्क्रीनशॉट हो लीजिए जल्दी। हुआ? इसको इनलार्ज कर लेना। यस सर। एक मिनट, तो 4 ही आ रहा है, अब ये 5वां भी है, ठीक है। मतलब ये तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम तक था, अब ये 5वां भी है, मैनेजमेंट ऑडिट। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर इतना छोटा हो जा रहा है कि दिख भी नहीं रहा है सब फोटो में। फोटो में नहीं दिख रहा है? नोट सेंड कर दिया सर पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ यस सर। ठीक है, हम ये बुक भेज देते हैं। ठीक, ओके। चलिए, सिंपल सर है क्लास अटेंडेंस ले लीजिए। अटेंडेंस स्क्रीनशॉट संदीप ले लीजिए, संदीप स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके सर। ठीक है। जो भी टॉपिक, नमक, ये नहीं होगा तो क्या होगा फिर, उसके बाद पढ़ो उसको, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो भी टॉपिक है जिसको पढ़ रहे हो
तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है वो काम करने की, तुम अगर ये ऐसा नहीं करोगे, ये काम को नहीं करोगे, ठीक है, क्या गड़बड़ी आएगी। और एग्जाम्पल रखिए दिमाग में, एग्जाम्पल मतलब ये कप बना रहे हैं, ये कप बनाने जा रहे हैं हम लोग, और एक कॉमन एग्जाम्पल हो गया कप बनाना। अब वो सारा टॉपिक को मिलाओ, कंपेयर नहीं करेंगे तो कब बेहतर बनेगा, डेविएशन को रोकेंगे नहीं तो कब बेहतर बनेगा, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल नहीं करेंगे कब बेहतर बनेगा, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन नहीं करेंगे कब बेहतर बनेगा। ठीक है, इस तरह से क्लियर है। अटेंडेंस ले लिया आपने संदीप? यस सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. थैंक यू।